तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो तो उसमें हम लिनियरिटी कैसे चेक करते हैं ये आपको पता है। ऑर्डर मैंने आपको बता दिया था, कोएफिशिएंट्स वगैरह मैंने आपको बता दिए थे। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में हम ये चेक करेंगे कि अगर हमें ये पता करना हो कि सिस्टम टाइम वेरिएंट है या इनवेरिएंट है। तो देखिए एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। लेट मी टेक वन एग्जांपल। मान लीजिए हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, डी स्क्वायर वाई ऑफ टी डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर प्लस में 2t y ऑफ d बाय डी टी ऑफ y ऑफ t प्लस में y ऑफ t इज इक्वल टू में x ऑफ t। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप ये बताओ कि ये लीनियर है, बिल्कुल लीनियर है, डिग्री सेम है यहाँ पे, है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा, ये लीनियर है। लीनियर तो ये है ही, लेकिन हमें क्या बताना है, हमें बताना है टाइम वेरिएंसी कि भाई ये वेरिएंट है या इनवेरिएंट है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास कोफिशिएंट होंगे, जैसे यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2t है ना, लेकिन ये t का फंक्शन बन रहा है। यहाँ पे आपके पास क्या है, 1 है, यहाँ पे भी आपके पास क्या है, 1 है। तो ये जो 2t हो गया ना, कोफिशिएंट जो है ना इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो इस t की वजह से, इस t की वजह से ये सिस्टम हमारे पास क्या कहलाएगा, टाइम वेरिएंट। अगर यहाँ पर किसी भी कोफिशिएंट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाता है, टी आ जाता है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास कहलाएगा टाइम वेरिएंट। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो आपको यहाँ पे जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, तो हर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको यहाँ पर क्या चेक करना है, आपको यहाँ पे कोफिशिएंट चेक करने हैं। तो अगर कोफिशिएंट आपके पास टी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो वेरिएंट, अदरवाइज वो इनवेरिएंट रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं, डी वाई ऑफ टी बाय में डी टी प्लस में 5 वाई ऑफ टी इज इक्वल टू में 2x ऑफ टी। मान लीजिए ये आपके गेट के पेपर में क्वेश्चन आ गया। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 1 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है, 2 है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, ऑल कोफिशिएंट्स आर कांस्टेंट। कैन आई से ऑल कोफिशिएंट्स आर कांस्टेंट। तो जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट हैं। अगर हमारे पास जितने भी कोफिशिएंट्स होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के, अगर वो कांस्टेंट है, तो बताओ फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा टाइम इनवेरिएंट। क्या आंसर आएगा, टाइम इनवेरिएंट। समझ पा रहे मेरी बात को, ठीक है। सो दिस इज व्हाट टाइम इनवेरिएंट। बताइए यहाँ ये टॉपिक आपको समझ में आया। सिर्फ आपको कोफिशिएंट चेक करने हैं, नथिंग एल्स, ठीक है। You have to only check the coefficients. नोट कर लिया, आगे बढ़े। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, स्टेबिलिटी, और जिसमें हम स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। विल टॉक अबाउट स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम्स। एक बार डन लिख दीजिए, अगर ये आपने नोट कर लिया है तो डन लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। ओके अनुज, गुड गुड। चलिए फिर नेक्स्ट हैंड डालेगा इसके बाद, स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम्स। स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम्स। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम्स। इसके बारे में हम बात करेंगे। आपने सुना होगा एक हमारे पास मार्जिनली स्टेबल सिस्टम भी होता है। मार्जिनली स्टेबल कहाँ पे होता है वो, ओनली इन कंट्रोल सिस्टम।
ओनली इन कंट्रोल सिस्टम, नोट इन सिग्नल सिस्टम। तो सिग्नल सिस्टम में जो हम आपको स्टेबिलिटी पढ़ाएंगे वो होगी बीबो स्टेबिलिटी। कौन सी स्टेबिलिटी होगी? बीबो। तो अगर मैं आपसे पूछूं बीबो की फुल फॉर्म क्या है, तो बीबो की जो फुल फॉर्म होती है वो हमारे पास क्या होती है? वो होती है हमारे पास बाउंडेड इनपुट, बाउंडेड इनपुट, बाउंडेड आउटपुट। क्या होती है बोलो? बाउंडेड इनपुट, बाउंडेड आउटपुट। ये स्टेबिलिटी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहता हूँ। इसके लिए कोई कन्वेंशन मेथड नहीं है, इसमें जितने भी आपको आंसर देने होंगे ना, सारे के सारे आंसर लॉजिकली आएंगे। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देयर इज नो conventional method, there is no conventional method to check BIBO stability, but only logically। सिर्फ आप लॉजिक से ही आप आंसर बता सकते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम है वो हमारे पास बीबो स्टेबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो कोई कन्वेंशन मेथड नहीं है यहाँ पे। देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, बीबो स्टेबिलिटी का यहाँ पे मतलब क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें यहाँ पे ये अज्यूम करना होगा कि हमारे पास जो इनपुट है, ये आपको मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि हमेशा याद रखिएगा, इनपुट हमारे पास हमेशा क्या होती है? एक्स ऑफ टी होती है ना। और आउटपुट हमारे पास क्या होती है? आउटपुट होती है हमारे पास वाई ऑफ टी। ये आपको मैंने जब सिस्टम पढ़ाना स्टार्ट किया तब मैंने आपको बताया था। और एक और बात मैंने आपको बताई थी कि स्मॉल टी क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्मॉल टी क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब देखिए, अब इनपुट हमारे पास क्या होने चाहिए? बाउंडेड। ये आपको अज्यूम करना है। क्या अज्यूम करना है आपको? कि आपके पास जो इनपुट है वो बाउंडेड होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? बाउंडेड होनी चाहिए। बाउंडेड का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस में सिग्नल आपके पास माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक लाई कर सकता है, लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड है वो आपको फाइनाइट लेना है, वो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी सिग्नल, आप ऐसा नहीं है कोई भी सिग्नल अज्यूम कर लो, लेकिन ये जो लिमिट है, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास क्या है? प्लस एम है, और ये मेरे पास क्या है? माइनस एम है। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है, जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या होनी चाहिए? फाइनाइट होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। ये आपको एज्यूम करना है। क्या एज्यूम करना है? यू हैव टू फर्स्ट एज्यूम बाउंडेड इनपुट। क्या एज्यूम करना है? बाउंडेड इनपुट। अगर बाउंडेड इनपुट एज्यूम करने से आपके पास बाउंडेड आउटपुट आ जाती है, तो मैंने आपको बताया ना कि सिग्नल आपके पास माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक लाई कर सकता है, लेकिन एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है, अगर हमारे पास क्या आ जाती है? बाउंडेड आउटपुट आ जाती है। क्या आ जाती है? बाउंडेड आउटपुट। तब तो हमारे पास सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा। अदरवाइज सिस्टम हमारे पास क्या होगा? अनस्टेबल होगा। समझ पा रहे मेरी बात? तो ये आपको एज्यूम करना है कि हमारे पास जो इनपुट होगी वो हमारे पास क्या होगी? बाउंडेड होगी। इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चंस कराएंगे आपको। तो इसमें हो सकता है कि हर स्टूडेंट कोई डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक इस्तेमाल करे, लेकिन आपको सभी को यही एज्यूम करना है। क्या एज्यूम करना है? बाउंडेड इनपुट। और बाउंडेड का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है कि आपके पास जो एम्पलीट्यूड है वो फिक्स होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई फिर अनबाउंडेड का मतलब क्या होता है, इफ आई आस्क यू व्हाट डू मीन बाय अनबाउंडेड। अनबाउंडेड का मतलब होता है जब आप t टेंस टू इन्फिनिटी जाते हैं। ठीक है, कहाँ जाते हैं? t टेंस टू इन्फिनिटी। तो आपके पास सिग्नल की जो वैल्यू है, आपके पास जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो कहाँ पे टेंड कर जाती है? इन्फिनिटी पे। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल क्या हो गया? रैम्प सिग्नल। तो अगर मैं रैम्प सिग्नल की बात करूंगा तो ये हमारे पास क्या है? अनबाउंडेड है। अगर इसी तरह से मैं मान लीजिए इस सिग्नल की बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास 1 है एंड दिस सिग्नल इज
e की पावर t इंटू में ut, ये सिग्नल मान लीजिए मेरे पास है, और x एक्सिस मेरे पास क्या है, स्मॉल t है। तो इस तरह का सिग्नल नहीं आना चाहिए। लेकिन आपको हमेशा क्या अज्यूम करना है, आपको हमेशा ये अज्यूम करना है कि मेरे पास जो इनपुट है वो मेरे पास क्या होगी, बाउंडेड होगी। क्या होगी, बाउंडेड होगी। जैसे मान लो मैं ये सिग्नल भी अज्यूम कर सकता हूँ यूटी, मैं यहाँ पे साइन भी अज्यूम कर सकता हूँ, है ना, साइन भी, और मैं यहाँ पे कोस भी अज्यूम कर सकता हूँ। या इसके अलावा भी आप कोई वैल्यू लेना चाहें वो भी आप ले सकते हैं। जैसे आप कहोगे सर मैं 2 लेना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये भी बाउंडेड है, ये भी बाउंडेड है, ये भी बाउंडेड है, ये भी बाउंडेड है। तो अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया कि बाउंडेड का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो एम्पलीट्यूड है वो फिक्स रहेंगे, एक फाइनाइट वैल्यू आपको देंगे। क्या देंगे, फाइनाइट वैल्यू। तो ये आपको यहाँ पे क्या करना होता है, एज्यूम करना होता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एज्यूम करेंगे कि मेरे पास जो इनपुट है वो क्या है, बाउंडेड है। ठीक है, अब इसी चीज को मैं मैथमेटिकल फॉर्म में एक बार लिख देता हूं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, लेट मी राइट हियर, इसको लिख देते हैं। तो हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है। आपको हमने बताया मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है, तो इस सिस्टम में अब आप क्या अप्लाई करोगे, आप यहाँ पे अप्लाई करोगे बाउंडेड इनपुट। क्या अप्लाई करोगे, बाउंडेड इनपुट। और बाउंडेड इनपुट अप्लाई करने के बाद अगर आपको क्या मिल जाती है, अगर आपको बाउंडेड आउटपुट मिल जाती है, क्या मिल जाती है, बाउंडेड आउटपुट, तो वो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। सो कहने से दिस सिस्टम इज नथिंग बट ए स्टेबल सिस्टम। अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, फोर फोर एक्स ऑफ टी, फॉर एक्स ऑफ टी टू बी बाउंडेड, एक्स ऑफ टी टू बी बाउंडेड, तो मोड ऑफ एक्स ऑफ टी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू एन। ठीक है, फॉर ऑल टी, फॉर ऑल टी। और ये कैपिटल एन आपके पास क्या है, एन लिया है या मैंने एम लिया है, कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ पे एम लिया तो मैं इसको एम ले लेता हूँ, लेट मी टेक दिस एज एम। तो ये मेरे पास एम है, एम, दिस इज कैपिटल एम। ठीक है, तो ये जो आपके पास कैपिटल एम होगा ये आपके पास क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ये आपको एज्यूम करना है। ठीक है, सिग्नल मोड लिया है मैंने, मतलब माइनस इनपुट से प्लस इनपुट तक लाई करना चाहिए, लेकिन इसकी वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। ये आपको एज्यूम करना है। ये एज्यूम करने के बाद आपके पास क्या होगा, फोर वाई ऑफ टी टू बी बाउंडेड, y of t to be bounded, so can I say mode of y of t must be less than or equal to small n for all t, for all t। तो यहां पर जो स्मॉल n है ये भी हमारे पास क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो इनपुट एज्यूम करना है वो एक फाइनाइट वैल्यू का एज्यूम करना है। सिग्नल माइनस इनपुट से प्लस इनपुट तक कहीं पे भी लाई कर सकता है, लेकिन एम्पलीट्यूड जो है या वैल्यू जो है वो फाइनाइट होनी चाहिए, ये आपको एज्यूम करना है। अगर ऐसा एज्यूम करने के बाद आपके पास जो आउटपुट है वो बाउंडेड आ जाती है तो स्टेबल होगा, अदरवाइज वो सिस्टम क्या होगा, हमारे पास अनस्टेबल होगा। इसको नोट कर लीजिए, आप जितने भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक देखेंगे तो उन सभी में आपको यही चीज मिलेगी। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स। अब हम क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा और इस टॉपिक को एंजॉय भी कीजिएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, लॉजिकली है, कन्वेंशन मेथड नहीं है इसमें कोई भी, लॉजिकली आपको आंसर देना। जैसे मान लीजिए आपके गेट के पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है, लेट मी टेक दिस क्वेश्चन, y ऑफ t इज इक्वल टू में ट्वाइस इंटू में x ऑफ t प्लस में 3, और वो आपसे कहता है चेक स्टेबिलिटी।
चेक स्टेबिलिटी। तो आप मुझे बताओ, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनपुट को कोई भी फाइनाइट वैल्यू अज्यूम कर लेंगे। तो मान लीजिए मैंने इसको ये ले लिया 2 इंटू में m+3। आप कोई भी सिग्नल ले लो, जैसे मान लो सपोज करो मैंने यही सिग्नल ले लिया, तो मान लो इसका एम्पलीट्यूड मेरे पास +1 है, ये -1 है। तो मुझे बताओ, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये अनबाउंडेड बनेगा? नहीं। अगर इसमें मैं +3 एडवांस कर दूंगा तो क्या ये अनबाउंडेड बनेगा? नहीं। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें, तो अगर मैं यहाँ पे इनपुट को क्या लेता हूँ, बाउंडेड लेता हूँ। इनपुट को क्या लेता हूँ मैं, बाउंडेड लेता हूँ। तो किसी भी कंडीशन में मेरे पास जो y ऑफ टी है वो इन्फिनिटी नहीं बन रहा है, टी टेंस टू इन्फिनिटी पे। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो हमारे पास सिस्टम है, ये सिस्टम हमारे पास क्या होगा, स्टेबल होगा। ये सिस्टम क्या होगा, स्टेबल। अनबाउंडेड नहीं बनना चाहिए। अनबाउंडेड का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया। अनबाउंडेड का मतलब क्या होता है कि भाई जब आप टी टेंस टू इन्फिनिटी पे जाएंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी हो जाए। ऐसा नहीं बनना चाहिए। आप अपनी मर्जी से कोई भी इनपुट बाउंडेड कांस्टेंट ले लो, यूटी ले लो, साइन ले लो, कोसाइन ले लो, कांस्टेंट ले लो, कोई भी आप यहाँ पे सिग्नल ले लो। तो मुझे बताओ, ये आपको समझ में आया भाई? तो अगर मान लीजिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है आपके कि एक्स ऑफ ट्वाइस इंटू में एक्स ऑफ t+3, तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि एक्स ऑफ टी को मैं क्या मानूंगा, बाउंडेड। ठीक है। अब ये बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब है क्या है कि एम्पलीट्यूड फाइनाइट है। बाउंडेड का मतलब क्या है कि एम्पलीट्यूड और या फिर जो वैल्यू है वो मेरे पास फाइनाइट है। अगर फाइनाइट वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी इन्फिनिटी नहीं जाएगा, एडवांस करोगे 3 से तब भी नहीं जाएगा। तो आपके पास ये क्या कहलाएगा, ये आपके पास कहलाएगा स्टेबल सिस्टम। क्या कहलाएगा, स्टेबल सिस्टम। बताओ ये आपको समझ में आया या नहीं आया भाई? एक बार कमेंट कर दो, ये समझ में आया या नहीं आया? गुड, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो, अब मान लो हमें जो सिग्नल दिया, सिस्टम दिया गया है, वो हमें दिया गया है मान लीजिए ये हमें दे दिया गया है y ऑफ t इज इक्वल टू में x ऑफ t। यहां पे स्केयर लिख लो, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x ऑफ t का होल स्केयर, ठीक है। और हम अपने अकॉर्डिंग इसको क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, m का होल स्केयर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे m की वैल्यू को क्या लेना है, बाउंडेड लेना है। क्या लेना है, बाउंडेड लेना है। बाउंडेड का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आप कोई भी सिग्नल एज्यूम कर लो, वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक लाई करना चाहिए। लेकिन उसका जो वैल्यू है वो किसी भी इंस्टेंट पे इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, मतलब वो एक फिक्स एम्पलीट्यूड हमें देगा। तो मुझे बताओ, अगर मान लो मैं कोई भी इंस्टेंट लूँ, मान लो 0 पे -2 है तो -2 का स्केयर 4 हो गया। अब मान लो 4 है तो 4 का क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो क्या कभी ऐसा कोई इंस्टेंट आ रहा है कि मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करूँ, टी की मैं कोई भी वैल्यू पुट करूँ तो मेरे पास जो एम्पलीट्यूड है वो इन्फिनिटी को टेंड कर जाए? ऐसा इस केस में नहीं हो रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि y ऑफ टी इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर ऑफ टी, ये सिस्टम हमारे पास क्या कहलाएगा, ये सिस्टम हमारे पास स्टेबल कहलाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं इनपुट को बाउंडेड लेता हूं तो बाउंडेड का स्केयर कभी भी अनबाउंडेड वैल्यू नहीं देगा या अनबाउंडेड नहीं बनेगा। बताइए, समझ पा रहे मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया, हमें एक सिस्टम गिवन था y ऑफ t इज इक्वल टू में ट्वाइस इंटू में x ऑफ t+3, ठीक है। फिर एक हमें सिस्टम गिवन है, मान लीजिए
y ऑफ t इज इक्वल टू में अभी जो हमने आपको कराया एक्स स्क्वायर ऑफ t, ठीक है। मान लीजिए एक हमें सिस्टम गिवन है y ऑफ t इज इक्वल टू में x ऑफ 2t, ठीक है। या फिर मान लीजिए हमें एक सिस्टम गिवन है y ऑफ t इज इक्वल टू में x ऑफ t बाई 3। या फिर मान लो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ कि भाई y ऑफ t इज इक्वल टू में x ऑफ अल्फा t। या फिर मान लीजिए ये हमारे पास है y ऑफ t इज इक्वल टू में x ऑफ -2t। इस तरह से हमारे पास सिग्नल है। या फिर मान लीजिए मैं यहाँ पे ये सिग्नल लेता हूँ कि y ऑफ t इज इक्वल टू में एक्सपोनेंशियल की पावर x ऑफ t। अब देखो, अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, अब देखो इन सभी में आपको क्या अज्यूम करना है, आपको अज्यूम करना है कि x ऑफ t हमारे पास क्या है, ये बाउंडेड इनपुट है। ये हमारे पास क्या बाउंडेड है। बाउंडेड को मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपके पास जो एम्पलीट्यूड होगा, आप कोई भी सिग्नल अज्यूम कर लो, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए, वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए। तो मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे बाउंडेड लूंगा तो उसमें आप क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, शिफ्टिंग कर लो, क्या कभी इन्फिनिटी वैल्यू होगी? नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, स्टेबल है। फाइनाइट वैल्यू का स्केयर स्टेबल, इन्फिनिटी होगा कभी नहीं। कंप्रेशन में इन्फिनिटी होगा नहीं, इसमें इन्फिनिटी होगा नहीं, इसमें होगा नहीं, इसमें होगा नहीं। अब ये देखो e की पावर x ऑफ t, आपको पता है e क्या होता है, e की वैल्यू होती है 2.7 और इसकी पावर क्या होगी x ऑफ t। अब कोई भी सिग्नल ले लो, x ऑफ t आपको यहाँ पे क्या अज्यूम करना है, x ऑफ t आपको यहाँ पे अज्यूम करना है बाउंडेड। और बाउंडेड का मतलब क्या होता है कि सिग्नल की क्या होगी, फाइनाइट वैल्यू होगी। सिग्नल की क्या होगी, फाइनाइट वैल्यू होगी। तो मुझे बताओ 2.7 का स्केयर कर लो, क्यूब कर लो, या इसकी पावर 10 ले लो, 20 ले लो, 50 ले लो, क्या कभी ऐसा होगा कि भाई अनबाउंडेड के लिए ये कभी भी अनबाउंडेड बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसलिए ये भी हमारे पास क्या है, स्टेबल सिस्टम है। तो ये मैंने आपको जितने भी एग्जांपल्स यहाँ पे बताए हैं, ये सारे के सारे हमारे पास किसके हैं, स्टेबल सिस्टम के हैं। बताइए, यहां तक कोई डाउट किसी को? ये सब समझ में आया आपको? ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट लिखवा देता हूँ, वो आपको याद रखने हैं। देखो, पहला पॉइंट क्या मैं कह सकता हूँ, फॉर फाइनाइट लिमिट्स, फॉर फाइनाइट लिमिट्स, फाइनाइट लिमिट्स द सिस्टम बिकम स्टेबल, द सिस्टम बिकम स्टेबल। आजकल अब जो गेट का पैटर्न है वो थोड़ा सा बदल गया है, क्योंकि आपके पास क्या आते हैं, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, MSQ। तो उसमें आपको स्टेटमेंट भी गिवन हो सकती हैं। तो इसलिए मैं बार बार जो कह रहा हूँ कि बुक भी पढ़िए, तो वो आपको हेल्प करेगी। हो सकता है इस साल तो इतने क्वेश्चन नहीं आए आपके पास, बट मे बी नेक्स्ट ईयर वो आ जाए। फोर वैल्यूज, फॉर वैल्यूज ग्रेटर देन सेफर वैल्यूज, फॉर वैल्यूज, फॉर वैल्यूज greater than safer values, greater than safer values,
the system become unstable। ग्रेटर देन सेफर वैल्यू का मतलब वही है कि भाई टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। हेंस टू लिमिट द रेंज, hence to limit the range, to limit the range of system, to limit the range of system, the discussion about stable and unstable, about stable and unstable is needed, stable and unstable is needed। अब आपसे अगर कोई इंटरव्यू में पूछ लिया, मैं आपको कुछ इंटरव्यू के पॉइंट बता रहा हूं, या मे बी ये गेट में एमएसक्यू में आ जाए, तो पहला पॉइंट लिखिएगा, क्या हम अनस्टेबल सिस्टम को किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में यूज कर सकते हैं या नहीं, तो ये भी आप नोट कीजिएगा। अनस्टेबल सिस्टम्स कैन बी यूज्ड, अनस्टेबल सिस्टम्स कैन बी यूज्ड, आप अनस्टेबल सिस्टम्स को यूज कर सकते हैं अंडर सर्टेन लिमिट ऑफ वैल्यूज, अंडर सर्टेन लिमिट ऑफ वैल्यूज, अंडर सर्टेन लिमिट ऑफ वैल्यूज। वही है, मतलब भाई इन्फिनिटी पे ना जाके उससे पहले ही जो आपके पास जो सेफर रेंज है, जैसे मैंने आपको लिखा है ना ऊपर, सेफर रेंज मतलब जिसमें आपका सिस्टम जो है वो सेफ वैल्यू सेफ रहे जो है, ठीक है। तो वहां तक आप उसको अगर यूज करना चाहें तो वहां तक आप उसको एक लिमिट लगा के आप उसको क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अनस्टेबल सिस्टम्स कैन बी यूज अंडर सर्टेन लिमिट्स ऑफ वैल्यूज, दे आर नॉट कंप्लीटली redundant, and they are not completely redundant, and they can't be completely, and they can't be completely thrown, THROWED, ठीक है। ऐसा नहीं कि भी अनस्टेबल सिस्टम है तो उसको आप यूज बिल्कुल ही नहीं करोगे, यू कैन यूज अंडर सर्टेन लिमिट, कुछ सर्टेन लिमिट में आप उसको इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो। अब अनस्टेबल के जो एग्जांपल है ऑसिलेटर, ऑसिलेटर्स आर perfect example of unstable systems, तो जो ऑसिलेटर्स होते हैं ये सबसे बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट भी नहीं बल्कि परफेक्ट, ठीक है। फॉर स्टेबल सिस्टम्स अगर हम बात करते हैं, फॉर स्टेबल सिस्टम्स एनी इनपुट, फॉर स्टेबल सिस्टम्स एनी इनपुट can lead to, any input can lead to stable or bounded output, and they can be used for, any range of value, of input,
if system is verified, if system is verified as stable, verified as stable, then for any general x of t, any general x of t which is any signal, which is any signal can give bounded output, कैन गिव बाउंडेड आउटपुट। तो जो मैंने आपको अभी पढ़ाया ना, वो सेम चीज मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दी है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स आपके पास, ये आपको यहाँ पे याद रखने हैं, यू हैव टू रिमेंबर दिस। रिडंडेंट का मतलब होता है जिसको आप कम कर सके। जैसे आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा, उसमें हमारे पास बहुत सारी रिडंडेंट टर्म्स होती हैं। रिडंडेंट का मतलब होता है कि अगर आप उसको कम भी कर दोगे ना, तो हमारा जो ओवरऑल सिस्टम है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको पहली स्टेटमेंट को पढ़ोगे ना, अनस्टेबल सिस्टम्स कैन बी यूज्ड। हम अनस्टेबल सिस्टम्स को, अगर मैं यहाँ पे देखूं, हम अनस्टेबल सिस्टम्स को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अंडर सर्टेन लिमिट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगली वाली में आप कॉमन सेंस अगर आप लगाएंगे तो आप बता सकते हैं, देखो, दे आर नॉट कंप्लीटली रिडंडेंट एंड दे कांट बी थ्रोड आउट, है ना। आप इसको देखोगे तो ऐसा भी नहीं है कि आप उसको बिल्कुल ही कंप्लीटली रिड्यूस कर दो, बहुत ही कम कर दो, ठीक है। रिडंडेंट का मतलब होता है कि आप उसको कम कर दो और इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। ये आपको टर्म डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको देखने को बहुत ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर क्लास छोड़ते हैं, ठीक है। देखिए, हमें एक साइड तो प्रॉपर्टीज गिवन है, एक तरफ तो हमें प्रॉपर्टीज गिवन है। तीन प्रॉपर्टीज हैं, देखो कौन कौन सी हैं। एक है हमारे पास P1, एक है हमारे पास P2, एक है हमारे पास P3। P1 क्या है, P1 है लीनियर बट नॉट टाइम इनवेरिएंट। प्रॉपर्टी 2 है टाइम इनवेरिएंट बट नॉट लीनियर, तीसरी प्रॉपर्टी है लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट। और दूसरी तरफ हमें क्या गिवन है, रिलेशंस गिवन है। क्या गिवन है, रिलेशंस। चार रिलेशन गिवन है, R1, R2, R3, R4। पहला रिलेशन है y ऑफ t इज इक्वल टू में t स्केयर x ऑफ t। दूसरा रिलेशन गिवन है y ऑफ t इज इक्वल टू में t इंटू में मोड ऑफ x ऑफ t। तीसरा रिलेशन हमें गिवन है y ऑफ t इज इक्वल टू में मोड ऑफ x ऑफ t। फोर्थ रिलेशन हमें गिवन है y ऑफ t इज इक्वल टू में x ऑफ t माइनस 5। हालांकि ऑप्शन भी दिए हुए हैं, लेकिन मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन ए है P1 R1, P2 R3, P3 R4। ऑप्शन बी है P1 R2, P2 R3, P3 R4। ऑप्शन सी है P1 R3, P2 R1, P3 R2।
ऑप्शन डी है P1R1, P2R2, P3R3। ट्राई कीजिए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने आपको ना पढ़ाया हो। तो हमारे पास आंसर आ चुका है ऑप्शन बी। निखिल कह रहा है कि सर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो अगर आपने अब मिस्टेक कर दी ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी भाई। अगर आपने अब मिस्टेक कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर ये मत बोलना कि सर टाइपिंग मिस्टेक होगी या हो। गलत आंसर तो गलत ही होता है भाई। तो निखिल एक बार दोबारा चेक कर लो, कुछ मिस्टेक तो नहीं होगी आपसे, या बाकी भी कमेंट करो। मतलब मैं आपके सामने ही सोल्व करूंगा। आई डो नॉट नो द आंसर, इसका आंसर क्या है क्योंकि मुझे नहीं पता। आपके सामने ही सोल्व करूंगा और सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको। जो है टी स्क्वायर एक्स ऑफ टी करा दिया, टी मोड मोड वाले करा दिए, डिले वाले करा दिए। कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें क्वेश्चन में। तो जो है क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जल्दी कमेंट करो भाई, इतना टाइम लगाओगे तो मतलब इतना पढ़ाने के बाद भी ये 5 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। क्या फायदा हुआ फिर मेरा पढ़ाने का भाई। तो एक आंसर हमारे पास आया। अनुज कह रहा है कि सर ऑप्शन ए है। देखते हैं भाई ए ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। मनीष कहाँ गया? मनीष भाई आप भी जवाब दो ना। और कौन कौन है? मनी निखिल ने तो दे दिया, मनीष है, अक्षत है। बाकी भी चलो मैं करूं सॉल्व फिर। आप आंसर नहीं दे रहे तो 5 सेकंड का क्वेश्चन है ये, 5 सेकंड का। मतलब आपको मैंने सब कुछ करा रखा है यार, सब कुछ एवरीथिंग। और बताओ, इतना डिटेल में आपको पढ़ाया और आपने उस समय पे रिस्पॉन्स भी दिया बहुत बढ़िया। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, फिर आप जवाब नहीं दे रहे तो देखो। निखिल कह रहा है कि सर ए ऑप्शन होगा। चलो देख लेते हैं ए ऑप्शन होगा या क्या होगा, देख लेते हैं, कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ये प्रॉपर्टी पे तो हम बाद में जाएंगे, सबसे पहले मुझे एक बात का जवाब दो। आपको मैंने क्वेश्चन कराया था कि भाई y ऑफ टी इज इक्वल टू में x ऑफ टी। इसका आंसर क्या था? लीनियर, है ना। अच्छा मान लो अगर मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊं y ऑफ टी इज इक्वल टू में, ये क्वेश्चन कराया था ना टी इंटू मैक्स ऑफ टी, तब भी मेरे पास आंसर क्या था? लीनियर। अगर मान लो यहाँ पे टी स्क्वायर हो तब भी क्या आएगा? लीनियर। तो पहले वाला मुझे बताओ, पहले वाला क्या है? लीनियर है। दूसरे वाला क्या है? मोड आ गया ना, नॉन लीनियर है। तीसरे वाला क्या है? नो लीनियर है। चौथे वाला क्या है? लीनियर है। बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फिर कल मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था अगर आपको याद हो, और निखिल ने एक डाउट भी पूछा था कि सर टी इंटो में, ये क्वेश्चन था 2t इंटो में एक्स ऑफ टी। तो निखिल ने कहा था कि सर इसको कन्वेंशनल मेथड से कराओ। तो देखो डाउट पूछने का ये फायदा होता है। तो मैंने आपको बताया था ना कि ये आपके पास क्या बनेगा? ये टाइम वेरिएंट बनेगा, है ना। फंक्शन ऑफ टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बताओ क्या मैं कह सकता हूँ ये टाइम वेरिएंट है? अगले वाला भी क्या है? टाइम वेरिएंट है। अच्छा ये क्या है? टाइम इनवेरिएंट है। मोड वाला भी क्या होगा? ये इनवेरिएंट होगा, है ना। ये तो पूछे हैं। तो बताओ, पहली प्रॉपर्टी कह रहा है कि लीनियर होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए बट नॉट टाइम इनवेरिएंट। इसका मतलब क्या होना चाहिए? वो आपके पास लीनियर और टाइम वेरिएंट होना चाहिए। तो बताओ लीनियर और टाइम वेरिएंट कौन है? पहले में है, बिल्कुल है। दूसरे में है, नहीं है। तो लीनियर और टाइम वेरिएंट तो एक ही आ रहा। तो मेरे हिसाब से P1 मैच करेगा R1 के साथ, मेरे हिसाब से अभी तक, ठीक है। अच्छा दूसरा कह रहा है कि टाइम इनवेरिएंट बट नॉट लीनियर। मतलब लीनियर नहीं होना चाहिए। अगर लीनियर नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? नॉन लीनियर। मतलब टाइम इन वेरिएंट भी हो और नॉन लीनियर भी हो। तो नॉन लीनियर तो मेरे पास ये R2 और R3 है, और टाइम इनवेरिएंट तो मेरे हिसाब से नॉन लीनियर और टाइम इनवेरिएंट, मेरे हिसाब से ये मेरा मिल जाना चाहिए इसके साथ। मेरे हिसाब से इसके साथ मिल जाना चाहिए।
अब ये कह रहा है कि भाई लीनियर हो और टाइम इनवेरिएंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एलटीआई। कल जब मैं आपको कॉन्वोल्यूशन पढ़ाऊंगा ना, तो कॉन्वोल्यूशन में जो हम सिस्टम यूज करेंगे, अब ये एप्लीकेशन सब आगे आएगा। एलटीआई, तो बताओ एलटीआई कौन सा है? एलटीआई आपके पास ये है, P3R4। तो बताओ P1 किसके साथ मिला है? R1 के साथ, ठीक है। P2 किसके साथ मिला है? R3 के साथ, बिल्कुल सही है। और P3 किसके साथ मिला है? R4 के साथ मिला है। तो मेरे हिसाब से जो राइट आंसर है वो ये है। तो किस किसने सही जवाब दिया? निखिल ने आंसर चेंज कर लिया था, कोई बात नहीं। मनीष का आंसर सही है, अनुज का आंसर सही है, और अक्षर तो आंसर दे ही नहीं रहा है ना। अक्षर सोच रहा कि भाई हमने तो आज मन बना लिया है, हम तो आंसर देंगे नहीं। चलो कोई बात नहीं अक्षर। क्वेश्चन समझ में आया भाई? तो आपको जितनी वैरायटीज में हो सकती थी ना, सारी की सारी वैरायटी मैंने आपको करा दी है। आप एक बार प्रीवियस गेट ईयर के क्वेश्चंस कर लेना एक बार। तो अगर कोई डाउट रहे तो आप कल ही पूछ लेना, ठीक है। क्योंकि अभी ये टॉपिक करंट में है, तो आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आज पूरा दिन है, अभी मैं क्लास छोड़ ही रहा हूँ आपको। आज जल्दी क्लास छोड़ रहा हूँ आपकी। तो आपके पास पूरा दिन पड़ा है रिवाइज करके इसको कर लेना। सर बीएसएनएल की ऑप्टिकल फाइबर का नाम FTTH है। क्या होता है ये FTTH? कौन सी कंपनी का है, पूरा बताओ ना। FTTH गूगल पे नहीं मिलेगा इसका आंसर। आप गूगल पे जाओगे तो गूगल पे इसका आंसर नहीं है। आपको बताना है कि उसका नाम क्या है। अगर आप गूगल करके आंसर बताना है तो गूगल पे आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा। आप प्रैक्टिकली उसकी फोटो खींच के लाना, जो ऑप्टिकल फाइबर होगा ना। अरे मैं बता दूंगा तो फिर वैल्यू ही खत्म हो जाएगी ना। मेरे पास तो ऐसे 100 क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब ही नहीं है, और वो पूछते हैं। तो अगर मैं बता दूंगा तो मेरी तो यार वैल्यू खत्म हो जाएगी। सर मेरे घर में लगा हुआ है तो इसलिए पता है। निखिल आपके घर में जो ऑप्टिकल फाइबर आता है ना, वो दूसरा होता है। आपके घर में जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें मेरे हिसाब से शायद मैक्सिमम 10 कनेक्शन आप दे सकते हैं। मैं उस ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहा हूँ जो समुंदर से, समुंदर के अंदर बिछा हुआ है, जमीन में जो बिछा हुआ है। ये तो आउटसोर्सिंग से खरीद, अब जैसे आप जियो का लगवा लो, जियो भी ऑप्टिकल फाइबर यूज करता है। लेकिन जो ऑप्टिकल फाइबर मतलब समझ रहे हैं, ओरिजिनली जो यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ चाइना से ही आता है, और कहाँ से आएगा भाई? सब चाइना से आता है। और बाकी चाइना ये कभी आप, अभी तो चलो